Hello students of class 9, welcome to our bio class and in this class we are going to discuss about the epithelial tissue. इस क्लास में हम लोग epithelial tissue के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एनिमल बॉडी में पाए जाने वाले डिफरेंट टिश्यूज को डिफरेंट बेसिस पर डिवाइड करके और उसके एक चार्ट को कंप्लीट किया था, यानी कि हमने एक फॉर्मल नॉलेज गेन किया था कि एनिमल टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम लोग इस पर डिटेल इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे एपिथेलियल टिश्यू से। या एपिथेलियल वर्ड जो है वह दो ग्रीक वर्ड से अराइजेस है, जिसमें एक को हम लोग कहते हैं एपी और दूसरे को कहते हैं थेले। एपी मींस होता है अपर और थेले मींस होता है निपल, यानी कि वैसा टिश्यू जो कि हमारे बॉडी के कवरिंग या लाइनिंग को फॉर्म करे, यानी आउटर मोस्ट पोजीशन को फॉर्म करे, तो उसको एक्सपोजर कंडीशन को फॉर्म करे, तो उसे हम लोग कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। कहता है कि इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ टिश्यू। यह टिश्यू जो है वह सिंपलेस्ट टाइप ऑफ टिश्यू है, ठीक है ना, which forms the covering and lining of our body। यह हमारे बॉडी के कवरिंग और लाइनिंग को फॉर्म करता है। यह किसको फॉर्म करेगा? हमारे बॉडी के कवरिंग और लाइनिंग को फॉर्म करता है। अब यह जानना जरूरी है कि ये कवरिंग क्या है और लाइनिंग क्या है। कवरिंग और लाइनिंग को जानने से पहले हमने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है कि कहता है कि हम लोगों का जो बॉडी है वह सिलोमेटिक बॉडी होता है, यानी हमारे बॉडी में कैविटीज पाई जाती हैं। कैविटीज का मतलब होता है कि एन एम्प्टी स्पेस दैट इज कवर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स एंड हैविंग अ एंट्री प्लेस, यानी उसमें एक एंट्री प्लेस है, उसमें एक ओपनिंग है और उसके साथ वह चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ है। तो इस तरह की जो कवर्ड प्लेस होता है उसको हम लोग कहते हैं केव। केव वर्ड से बना कैविटी, यानी हमारे बॉडी में कैविटी है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स अरेंज है। अब कहता है कि ऑर्गन्स भी हॉलो हो सकते हैं, तो इन हॉलो ऑर्गन्स के दो सरफेस हो जाते हैं, एक इनर एक्सपोजर सरफेस और दूसरा हो जाता है आउटर एक्सपोजर सरफेस, ठीक है। तो कहता है कि इन दोनों सरफेसेस को प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इस आउटर मोस्ट जो सरफेस होता है इसको हम लोग कहते हैं कवरिंग, ठीक है, कवरिंग कहते हैं इसको। और जो इनर मोस्ट सरफेस होता है इसको हम लोग कहते हैं लाइनिंग, ठीक है। तो दो चीजें हो गई, एक हो गया कवरिंग और दूसरा हो गया लाइन। कवरिंग और लाइनिंग समझ में आ गया। तो ये एक्चुअली कवरिंग और लाइनिंग को फॉर्म इसलिए करते हैं क्योंकि इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है, ठीक है ना, प्रोटेक्शन, ठीक है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या हो गया कि यह प्रोटेक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं और इसीलिए इसको कवरिंग और लाइनिंग दोनों जगह इस टिश्यू का यूटिलाइजेशन हमारे बॉडी में किया जाता है। तो कहते हैं कि प्रोटेक्शन किसे प्रोवाइड करेंगे? तो कहते हैं प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइंग टिश्यूज, यानी इन दोनों लेयर्स के बीच में जो टिश्यूज यहाँ पर अरेंज है ना, उन टिश्यूज को प्रोटेक्ट करने का काम होता है किसका? तो इसी एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है, ठीक है। और प्रोटेक्शन किससे प्रोवाइड करेंगे? तो प्रोटेक्शन एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रोटेक्शन देंगे और उस क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ साथ वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स से, ताकि उसके अंडरलाइन जो टिश्यूज हैं वह इन्फेक्टेड ना हो, वह प्रॉपर्ली वर्क करें, वह हेल्दी रहे। इस बात को इंश्योर करने का काम होता है एपिथेलियल टिश्यूज का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने समझ लिया कि कवरिंग और लाइनिंग क्या है और एपिथेलियल टिश्यूज किस तरह से और किससे प्रोटेक्शन करते हैं और किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एपिथेलियल टिश्यूज के, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले कहता है कि सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, यानी इस सेल्स के जो टिश्यूज हैं वह एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। इनके बीच में मोस्टली
जो है प्लेस, एक एम्प्टी प्लेस अवेलेबल नहीं होता है, और अगर कुछ है नहीं तो वह मैट्रिक्स के द्वारा फुलफिल कर दिए जाते हैं, है ना, जो कि एक सेल से दूसरे सेल को ज्वाइन भी करता है। ठीक है, यानी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड का मतलब हो गया कि इसके सेल्स जो हैं वह इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, सेल्स जो हैं वह इस तरह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं ताकि इनमें मोस्टली जो एम्प्टी स्पेस अवेलेबल न हो। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड के साथ जो है इसमें कहता है कि इसमें एक और खूबी होती है कि इसके ठीक नीचे, ठीक है ना, इसके ठीक नीचे एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम लोग कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। यह बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो यह बेसमेंट मेम्ब्रेन कंसिस्ट करता है मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स के साथ यह कंसिस्ट करता है कोलाजेन फाइबर, कोलाजेन फाइबर्स। ठीक है, यह दो चीजों को कंसिस्ट करता है, मैट्रिक्स एंड कोलाजेन फाइबर्स, और इसके अलावा वह लिक्विड ग्राउंड से मतलब अदर सब्सटेंसेस को कंसिस्ट करता है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, तो यही बेसमेंट मेम्ब्रेन इस टिश्यू को डिफरेंट रिक्वायर्ड मटेरियल्स को प्रोवाइड करता है, क्योंकि टिश्यूज हैं, टिश्यूज सेल से बने हैं और सेल्स लिविंग हैं, और ऐसे लिविंग सेल्स को डिफरेंट मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर सर्वाइवल, एंड साथ साथ उसे एलिमिनेशन यानी वेस्ट मटेरियल्स के एलिमिनेशन के लिए भी एक फैसिलिटी चाहिए, और यह बेसमेंट मेम्ब्रेन वही फैसिलिटी इसे क्या करता है, प्रोवाइड करता है। यानी यह ब्लड कैपिलरी से डिफरेंट सब्सटेंसेस को लेगा और वह टिश्यूज को देगा, और टिश्यू से वेस्ट मटेरियल को रिसीव करेगा और वह ब्लड कैपिलरीज को वापस रिटर्न कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों को, एक टिश्यू को दूसरे से, यानी ये पहला काम कर दिया कि इसको डिफरेंट मटेरियल्स को प्रोवाइड करने में हेल्प कर दिया, और दूसरा काम करता है कि यह इसके अंडरलाइन टिश्यूज, जो इसके नीचे टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, इसके नीचे जो टिश्यूज होंगे प्रेजेंट, उन टिश्यूज के साथ इसको कनेक्ट रखता है, इनको जोड़े भी रखता है, इनसे डिफरेंशिएट भी करेगा और इनसे जोड़े भी रखेगा। कौन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करता है कि इनको अंडरलाइन टिश्यूज से डिफरेंशिएट भी किया और अंडरलाइन टिश्यूज के साथ उसे कनेक्ट भी रखता है। ठीक है, तो ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंस। अभी तक का आपको जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग देखेंगे कि यह जो टिश्यू है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो हमने पढ़ लिया कि यह प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसे प्रोवाइड करता है और कैसे प्रोवाइड करता है ये भी हमने आपको बताया। इसका सेकेंड फंक्शन है कि इट एक्टेड एज ग्लैंड, है ना, यह ग्लैंड की तरह भी फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है ना, इट्स कंप्लीटली मतलब इसका जो फंक्शन होता है एक्चुअली वह डिपेंड करता है कि इस एपिथेलियल टिश्यू को किस बॉडी पार्ट में डिपॉजिट किया गया, किस बॉडी पार्ट में उसको प्लेस किया गया, अरेंज किया गया, उस पर इसका फंक्शन डिपेंड करता है। अगर ग्लैंड में इस एपिथेलियल टिश्यू को मतलब जो है प्लेस किया गया है तो यह एक फंक्शन करेगा किसकी तरह, तो यह ग्लैंड की तरह फंक्शन परफॉर्म करेगा। यह डिफरेंट एंजाइम्स को सिक्रीट करता है हमारी बॉडी में, पैनक्रियाज में हो, चाहे हमारे स्टमक की लाइनिंग को फॉर्म करता हो, चाहे मतलब सैलिवरी ग्लैंड के मतलब जो है लाइनिंग्स को फॉर्म करता हो, तो वहां पर वह एक ग्लैंड की तरह एक्टिव होता है, ग्लैंड की तरह वर्क करता है और वह एंजाइम्स को सेक्रेट करता है। वहीं पर अगर स्वेट ग्लैंड की बात करें, है ना, स्वेट ग्लैंड की बात करें तो यह स्वेट ग्लैंड स्वेट सेक्रीट करके हमारा दो काम कर देता है। पहला काम कर देता है कि हमारे बॉडी से कुछ वेस्ट मटेरियल्स को एलिमिनेट भी करता है, और दूसरा काम कर देता है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट कहता है कि इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यह गैसेस के एक्सचेंज में भी उस पर्टिकुलर मतलब वह हमारी बॉडी को हेल्प करता है। अब गैसेस का एक्सचेंज करेगा कैसे एपिथेलियल, तो अगर ये एल्वियोली में है, ठीक है, तो एल्वियोली में अगर ये एपिथेलियल टिश्यूज को डिपॉजिट किया गया है, वहां पर ऐसे प्लेस किया गया है, तो वहां पर
उस प्लेस मतलब प्लेस के अकॉर्डिंग वहां पर उसका काम है एक्सचेंज करने का गैसेस का, यानी ब्लड कैपिलरीज जो मतलब ऑक्सीजन गैस को कैरी करके लाते हैं, ठीक है, उसको वह एब्जॉर्ब कर लेता है और इसके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको वह ब्लड कैपिलरीज में रिलीज कर देता है और इस तरह से यह एक्सचेंज करने का काम करता है, गैसेस एक्सचेंज का काम करेगा लंग्स में, ठीक है। लंग्स में क्या काम करेगा, तो यह गैसेस एक्सचेंज का काम करता है। नेक्स्ट कहता है कि इट आल्सो हेल्प इन एनालाइजेशन ऑफ वेस्ट। अगर इसी इस एपिथेलियल टिश्यूज को जो है प्लेस किया गया है हमारे किडनी के, ठीक है ना, नेफ्रेटिक ट्यूबल्स में, ठीक है ना, नेफ्रॉन के ट्यूबल्स में इसको डिपॉजिट किया गया, इसको प्लेस किया गया है और इसके कारण वहां पर चूंकि एलिमिनेशन का काम होता है, वेस्ट को हमारे ब्लड से रिमूव करने का काम होता है, तो वहां पर ये टिश्यूज क्या करने लगेंगे, तो यह वेस्ट को एलिमिनेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा यह और भी बहुत सारे वर्क्स करते हैं, जैसे अगर इसको इंटेस्टाइन में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं विली। इस विली के ऊपर भी कौन सा टिश्यू होगा, तो एपिथेलियल टिश्यू होता है, लेकिन यहां पर यह क्या करता है, तो यहां पर यह एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को परफॉर्म करता है। कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करेगा, तो यह एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को परफॉर्म करता है, यानी हमारे डाइजेस्टिव फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। वही लार्ज इंटेस्टाइन में अगर बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो लाइनिंग्स पर प्रेजेंट एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वह उस प्रेजेंट जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होते हैं उसमें प्रेजेंट एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस तरह से वह एब्जॉर्प्शन का काम भी करते हैं कौन, एपिथेलियल टिश्यूज। इसके अलावा यह क्या करते हैं कि हमारे बॉडी को सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं। सेंसेशन ये एक इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं, प्रोवाइड सेंसेशन, ठीक है, प्रोवाइड सेंसेशन। यह हमारे बॉडी को के जिस पार्ट में है, यानी हमारे सेंस ऑर्गन्स में ये एपिथेलियल टिश्यूज को प्लेस किया गया है और यह एपिथेलियल टिश्यूज हमारे सेंस ऑर्गन में है, इसलिए वह हमारे उस पर्टिकुलर पार्ट को सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आपके टंग का अपर कवर यानी कवरिंग को देखा जाए तो यह टंग आपको जो है क्या काम करता है, तो टेस्ट प्रोवाइड करता है कि आपका फूड जो है वह सॉल्टी है कि सॉर है कि बिटर है कि स्वीट है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट को जो है वह जज करने में आपकी हेल्प करता है, सेंसेशन देता है। वहीं पर ईयर में अगर हो तो ईयर कैनाल में जो हेल्प वो करता है वह क्या करता है, तो साउंड को रिसीव करने में हेल्प करेगा। स्किन आपको डिफरेंट टाइप्स के सेंसेशन को देता है, यानी क्लाइमेटिक कंडीशंस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेशंस को फील करने में आपकी हेल्प करता है। तो इस तरह से सेंसेशन को भी आपको बॉडी में सेंसेशन रिसीव करने में भी हेल्प करता है। यानी इस तरह के जो एपिथेलियल्स होंगे इसे हम लोग कह सकते हैं सेंसरी एपिथेलियम। कुछ एनिमल्स जैसे कि मान लीजिए कि बर्ड्स हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में जो कुछ एपिथेलियम है जिसको हम लोग स्किन कहते हैं, वह स्किन हेयर को बियर करता है। कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिसका की एपिथेलियम टिश्यू जो है वह उसके बॉडी के ऊपर अनदर कुछ प्रोजेक्शंस को भी बियर करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इस तरह से हमने एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ा। अब हम लोग इस एपिथेलियम टिश्यू को डिवाइड करेंगे ऑन डिफरेंट बेसिस, ठीक है। देखिए on the basis of number of layers, on the basis of, ठीक है, on the basis of number of layers, number of layers
ठीक है। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला को हम लोग कहते हैं, ठीक है, सिंपल एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, एपिथेलियम कहते हैं इसे। तो सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में डिफरेंस क्या है? तो सिंपल एपिथेलियम जो है उसके पास सिंगल लेयर होता है। इसके पास कितने लेयर्स होंगे? तो इसके पास सिंगल लेयर होता है, सिंगल लेयर होता है सेल्स का। किसका सिंगल लेयर? तो यह सेल्स के सिंगल लेयर का बना हुआ होता है। इसमें जो सेल्स अरेंज होते हैं वह एक ही लेयर में होते हैं, ठीक है। और इसके ठीक नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन बना हुआ होता है। इसके ठीक नीचे क्या होगा? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन बना हुआ होता है। इसे हम लोग कहते हैं सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। और जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है इसमें मल्टी लेयर्स होते हैं, यानी मोर देन वन लेयर कह सकते हैं। इसमें हम 2 लेयर भी हो सकता है, 5 लेयर भी हो सकता है, 7 लेयर्स भी हो सकते हैं। तो इसमें कहा कि मोर देन वन लेयर्स, यानी एक से ज्यादा लेयर्स ऑफ सेल्स यहाँ पर अरेंज होते हैं। अब यह जरूरी नहीं कि इन सभी लेयर्स के सेल्स के शेप और साइज सिमिलर हो। और इन सब के नीचे, ठीक है, एक चीज कॉमन होगा कि इनके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन डेफिनेटली होगा। तो आपने देखा कि एक है सिंपल एपिथेलियम जिसमें कि सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स से बना होता है, और दूसरा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जिसमें कि मोर देन वन लेयर्स ऑफ सेल्स जो है वह अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये है नंबर ऑफ लेयर्स के आधार पर, ठीक है, इसके नंबर ऑफ लेयर्स के आधार पर इसके एपिथेलियम टिश्यूज के टाइप हैं। अब हम लोग इसको नंबर ऑफ लेयर्स के बजाय हम लोग इसको डिवाइड करेंगे किस बेसिस पर? तो इसको हम लोग डिवाइड करने वाले हैं शेप एंड साइज के आधार पर। अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल्स, ठीक है, शेप ऑफ सेल्स के आधार पर, ठीक है, शेप ऑफ सेल्स के आधार पर जो एपिथेलियम टिश्यूज है इसके 3 टाइप होंगे। पहला होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, पहला होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एक स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा होता है उसे हम लोग कहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम क्यूबॉइडल और कॉलमनर। दूसरा हो जाएगा क्यूबॉइडल, और तीसरा हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं कॉलमनर। कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये 3 टाइप हो गए अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सेल्स दैट आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म द एपिथेलियल टिश्यू। यानी एपिथेलियल टिश्यू को फॉर्म करने के लिए जो डिफरेंट शेप और साइज के सेल्स होते हैं जो कि अरेंज किए जाते हैं, ठीक है, उसके आधार पर इसके 3 टाइप हो गए। पहला हो गया स्क्वैमस, दूसरा हो गया क्यूबॉइडल और तीसरा हो गया कॉलमनर। इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।